मंगोल आक्रमणकारी जो तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, वह तुगलक वंश के पतन में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। तो ऐसे में लोदी वंश कौन है? अफगानी मुस्लिम है। अफगानी मुस्लिमों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। एक और एक बेटा गणित में मिलकर के दो बनते हैं, परंतु एक और एक सामाजिक रूप से मिलकर के 11 होते हैं। दादाजी के सारे लड़के जो हैं वह चाचा पिताजी सब लोग एक में रहते थे। तो वह क्या है? वह संयुक्त परिवार प्रणाली है। तो ये कहा गया कि आप इस्लामिक राज्य में रहते हैं। इस्लामिक राज्य में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा के बदले में क्या है? आपकी सुरक्षा के बदले में यह कर देना आपको आवश्यक है। पहली बार भारत में कागज और पहली बार चरखे का प्रयोग सल्तनत काल में। नमस्कार साथियों, PW ओनली IAS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है, आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में ये 4th ऑनगोइंग लेक्चर है, जिसका आज का क्लास टाइटल दिल्ली सल्तनत उत्तरकालीन चरण है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी चर्चा परिचर्चा हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। सल्तनत काल में आपने देखा था कुल 5 वंश थे, और 5 वंश में शुरुआत हम लोगों ने गुलाम वंश से किया था। देन आफ्टर खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद और फाइनली जो है लोदी वंश है। तो सल्तनत काल का एक जो व्यापक इतिहास है, इसके अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक कर चुके हैं। आज के जो चर्चा परिचर्चा का विषय वस्तु होगा वह सैयद और लोदी वंश तथा उसके बाद सल्तनत काल की प्रशासनिक दशा, सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी थी, इन सारे पहलू को देखा जाएगा। तो चलिए जो है फटाफट आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो विषय वस्तु है वह सल्तनत काल, और इसमें जो है उत्तरवर्ती चरण, और इस उत्तरवर्ती चरण में सैयद वंश पर हम लोग चर्चा किया जाएगा। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि मंगोल आक्रमणकारी जो तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, वह तुगलक वंश के पतन में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। और जब तैमूर लंग, उन्हें लंग क्यों कहा जाता था? वो लंगड़े थे। और अमूमन देखते होंगे कि तैमूर नाम आपको कम सुनने को मिलता होगा। बहुत ही दुर्दांत आक्रमणकारी था, रक्त पिपासु था। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब उसका आक्रमण होता था तो वो उसके युद्ध रणनीति का ऐसा हिस्सा था कि घोड़े इतने तेजी से, बिजली की रफ्तार से वो आक्रमण करता था, और घोड़े के पैर के जो खुर हैं उससे धूल का गुबार निकलता था, और इस तरीके से आसमान में पूरा जो है धूल के बादल छा जाते थे। दूर से ही लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो जाती थी। तो ऐसे में लोग अपने रिहायशी क्षेत्रों को छोड़ करके पलायन करने लगते थे, जिससे उसे बिना युद्ध लड़े अपनी क्रूरता का वो प्रतिमान स्थापित करता था, जिससे पड़ोसी राज्यों में एक डर की लहर फैल जाए, एक पैनिक क्रिएट हो जाए, और उससे क्या है, उससे जो है लोग पलायन कर जाएं, जिससे बिना बहुत ज्यादा अवरोध के वह लूटपाट कर सके। तो तैमूर लंग जब भारत से वापस जा रहा था तो तैमूर लंग ने तैमूर लंग भारत से वापस जाते समय अपना राज्य किसे सौंप दिया? खिज्र खान को सौंप दिया। अपना राज्य खिज्र खान को सौंप दिया। इस प्रकार जो सैयद वंश है, सैयद वंश के संस्थापक कौन है?
तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान होते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? इट वॉज द खिज्र खान। तो यहाँ पे खिज्र खान क्या होते हैं? खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। तो जब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया तो ऐसे में ये स्वयं को क्या कहते थे? तो खिज्र खान स्वयं को जो है वह तैमूर लंग का प्रतिनिधि कहते थे। वह स्वयं को क्या कहते थे? तैमूर लंग का प्रतिनिधि कहते थे। अतः वह अपने आप को रैयते आला कहते थे। प्रतिनिधि को उस जमाने में रैयते आला कहा जाता था। तो मैंने पहले भी बताया था कि सैयद वंश का कोई रोल नहीं है, ये एकमात्र इनका एक दिखता है कि सैयद शासक जो थे वह सैयद इस वंश के शासक नुकीली टोपी, कुलहदारान पहनते थे। नुकीली टोपी क्या है? तो नुकीली टोपी जो है कुलहदारान जो है वह पहनते थे। तो ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्या है? तो सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी? तो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह थे। तो चलिए जो है सैयद वंश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है वह कौन है? तो अंतिम वंश जो है वह लोदी वंश है। अंतिम वंश कौन है? तो लोदी वंश। लोदी वंश कब से कब तक? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किए थे। लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किए थे। तो यहाँ पे 3 प्रमुख शासक दिखेंगे। कौन है? तो बहलोल लोदी है। देन आफ्टर जो है वह सिकंदर लोदी है। बहलोल लोदी, फिर जो है वह सिकंदर लोदी है, और फाइनली जो है वह इब्राहिम लोदी हैं। इब्राहिम लोदी हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? तो बहलोल लोदी इस वंश के संस्थापक रहते हैं, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोदी हु रूल्ड सिंस 1451 टू 1489। जो सिकंदर लोदी हैं यह 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करते हैं। सिकंदर लोदी who ruled since 1489 to 1517, and finally it is the Ibrahim Lodi who ruled since 1517 to 1526 AD। तो ये पूरा जो है लोदी वंश का राजनीतिक जो पॉलिटिकल पेडिग्री है।
तो यहाँ पे संस्थापक कौन है? संस्थापक जो है वह बहलोल लोदी है। जो लोदी वंश है ये कौन है भाई? तो ये अफगानी मुस्लिम वर्ग हैं, अफगानी मुस्लिम है। कई बार ये बातें आप लोगों से चर्चा हो चुकी कि इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, नस्ली आधार पर वो बटे हुए थे, और नस्ली आधार पे जो उनका विभाजन है वह ईरानी और तुरानी ग्रुप, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने जाति श्रेष्ठता का दावा करते थे। इट इज सपोज्ड दैट, सपोज्ड क्या बेटा, इसे कह सकते हैं कि एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर, एक उसे क्या कहेंगे, उसे जो है अग्रणी जाति के रूप में देख रहे हैं। वही हाल इस्लाम में क्या है, ईरानी और तुरानी ग्रुप के जो मुस्लिम हैं उनका हाल है। जैसे वैश्य और शूद्र को डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझा जाता था, कुछ वैसा ही जो खिलजी हैं, अफगानी हैं, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये नस्लीय श्रेष्ठता या रक्त की शुद्धता वाली बात रहती है। तो ऐसे में लोदी वंश कौन है? अफगानी मुस्लिम है। अफगानी मुस्लिमों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। बहलोल लोदी को ये बात बहुत शुरुआती समय में ही समझ में आ गया कि अपने तो अपने होते हैं, मीन्स कि अफगानी अफगानियों के ही होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बहलोल लोदी ने कौन सा सिद्धांत लाया था? बहलोल लोदी ने अफगान समानता का सिद्धांत लाया था। तो ये जो अफगान समानता का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ये अफगानिस्तान के मुस्लिम वर्ग को, अफगानिस्तान के मुस्लिम वर्ग को भारत आकर दिल्ली के अमीर वर्ग का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया था। तो इन्होंने अफगानी मुस्लिमों को क्या, इनको पता था कि जब भी अवसर पाएंगे, चूंकि गजनवी और गौरी दोनों तुर्क आक्रमणकारी थे, शासन भी किसका है भारत पे? शासन भी तुर्कों का है। तो इस तरीके से क्या है, इनको इस बात का इल्म था, इस बात का एहसास था कि जब भी मौका तुर्की नस्ल के मुस्लिम पाएंगे वह अफगानी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो इन्होंने, बहलोल लोदी ने क्या किया, तो ये अफगानिस्तान के मुस्लिमों को क्या करते हैं, दिल्ली अमीर वर्ग का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते हैं। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है यह अफगान समानता का सिद्धांत लाते हैं। अफगान समानता के सिद्धांत के तहत इनका जो सिंहासन है वह सामान्य जो दरबार के अमीर वर्ग हैं उन्हीं की तरह इनका अपना राज सिंहासन भी था। या तो अपने बहुत ही विश्वस्त अगर अफगानी अमीरों के साथ ये कि कोई बैठक करते थे तो उनके साथ कालीन होता था, गलीचा उसे समझते होंगे या कारपेट उसे कहते हैं। तो जमीन पर बैठ करके जो है ये उनसे मंत्रणा करते थे, तथा जो भी निर्णय था वो किस रूप में लेते थे, वो मेजॉरिटी में लेते थे, वह बहुमत के साथ निर्णय लेते थे। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि बहुसंख्यक अफगानी अमीर वर्ग का कहना है कि नहीं, निर्णय ये होना चाहिए, जो दो चार अगर विरोध में है, तो बहलोल लोदी क्या करते थे, बहलोल लोदी अपनी म्यान से तलवार निकालते थे, विरोधी अफगानी जो मुस्लिम थे उनके सामने उस तलवार को रख करके कहते थे कि मेरे भाई, यदि आपको किंचित भी ऐसा लगता है कि जो निर्णय है वह अफगानियों के हित के विरोध में है, तो मेरे ही तलवार से मेरे ही गर्दन को क्या करो, मेरे ही सिर को कलम कर दो।
तो एक तरीके से इन्होंने ये अफगान समानता का सिद्धांत अफगानी मुस्लिमों के साथ एक ऐसा बॉन्ड इन्होंने डेवलप किया हुआ था जिससे क्या होता है, जिससे एक लंबे समय तक ये सफल शासक के रूप में शासन करते हैं। बहलोल लोदी ने किसकी विजय किया था? बहलोल लोदी ने जो है कालिंजर की विजय किया था। देन आफ्टर इन्होंने जो है जौनपुर की विजय किया था। इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने जो है बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया था। बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया था। तो यही एकमात्र ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, सॉरी लोदी वंश के सुल्तान हैं जो आजीवन जब तक शासन किए वह सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। ये अफगान समानता का इनका सिद्धांत। अमूमन मैंने बताया था वहां पे जब कहानी आपको बता रहा था चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, तो राजा का सिंहासन ऊंचाई पे होता था, तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट ये अपने शासनकाल में नहीं रखते हैं। आइए जो है अब अगले शासक की तरफ रुख किया जाए। अगले शासक कौन है? तो अगले शासक जो है वह सिकंदर लोदी हैं। वह सिकंदर लोदी हैं। जो सिकंदर लोदी हैं ये क्या है भाई? तो सिकंदर लोदी जो हैं ये थोड़े रेडिकल माइंडसेट के शासक सिद्ध होते हैं। ये कट्टर इस्लामिक शासक सिद्ध हुए और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तो ही imposed जजिया टैक्स ओवर द हिंदूज एंड ही प्रूव टू बी द रेडिकल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जजिया अभी मैं आर्थिक दशा में जब टैक्सेशन सिस्टम बताऊंगा तो अभी थोड़ी देर में उस पर चर्चा होगा। अगला क्या है? तो ये अपने आप को सिकंदर महान की तरह बनना चाहते थे, इसलिए सिकंदर आलिफ सानी की भी उपाधि धारण करते हैं। सिकंदर लोदी जो रहते हैं इन्होंने 1504 ईस्वी में क्या किया था? तो 1504 ईस्वी में एक नवीन शहर आगरा की स्थापना किया। एक नवीन शहर आगरा की स्थापना किया और 1506 ईस्वी में क्या होता है? तो 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को क्या किया? आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो राइट नाउ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी इन 1504 that was the Agra and he shifted his capital from Delhi to Agra in 1506। 1506 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी कहां पर बनाया? दिल्ली से राजधानी जो है आगरा को बनाया हुआ था। अगला क्या है? तो अगला जो सिकंदर लोदी हैं वह गुलरुखी नाम से शायरी लिखा करते थे। ये जो हैं गुलरुखी नाम से क्या करते थे? इस उपनाम से, गुलरुखी उपनाम से शायरी लिखा करते थे। तो ये भी प्रश्न जो है गाहे बगाहे आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो गुलरुखी नाम से शायरी लिखते थे। उधर आएंगे, जब मुगलों में आएंगे तो वहां पे देखेंगे जफर नाम से शायरी
बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं। अगला क्या है, तो जो सिकंदर लोदी हैं इन्होंने और क्या किया, तो सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी अनुवाद कराया था। आयुर्वेद के ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद है वह किस नाम से हुआ था, तो वो फरहंगे सिकंदरी नाम से हुआ था। आयुर्वेद के ग्रंथ का जो अनुवाद है वह किस नाम से है, तो वह फरहंगे सिकंदरी नाम से हुआ था। तो ये भी क्या है, ये भी सिकंदर लोदी का जो है अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि बियॉन्ड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अगला सिकंदर लोदी क्या करते हैं, तो अगला जो है इन्होंने भूमि माप की एक नवीन इकाई गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। He introduced a new land measurement system that was गजे सिकंदरी। तो ये सिकंदर लोदी हैं और उनके समय काल की प्रमुख जो हैं ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं। अगले कौन आते हैं, तो अगले जो हैं इब्राहिम लोदी हैं। जो इब्राहिम लोदी हैं ये क्या रहते हैं, तो इनके समय में जो है अफगान समानता का सिद्धांत समाप्त हो जाता है। अब जो बहलोल लोदी के समय से अफगान समानता का सिद्धांत है वह समाप्त हो जाएगा। तो अफगान समानता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। जब अफगान समानता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में जो है जो अफगानी अमीर वर्ग हैं ये इनके विरोधी होते हैं। अब जो हैं अफगानी अमीर वर्ग जो हैं वह विरोधी रुख धारण करते हैं। जो अफगानी अमीर वर्ग विरोधी रुख धारण करते हैं इसमें प्रमुख नाम किसका है, तो इसमें प्रमुख नाम जो है दौलत खां लोदी हैं। प्रमुख नाम दौलत खां लोदी का है और जो है इब्राहिम लोदी का, सॉरी, जो आलम खां लोदी हैं, दौलत खां लोदी और आलम खान लोदी हैं। तो ये कहावत आपने सुना ही है ना कि घर का भेदिया लंका ढावे। अब वही अफगानी जिनके समर्थन से, जिनके सहयोग से लोदी वंश अस्थाई बना रहा, अब उसी अफगानी अमीर वर्ग के विरोध से लोदी वंश की सत्ता जो है वह मटिया मेट होगी। तो इसी दौरान क्या होता है, तो इसी दौरान जो है अफगानी अमीर वर्ग जो विरोधी हैं, इसी दौरान भारत में अपना मुकद्दर कौन आजमाना चाहता था, तो भारत में अपना मुकद्दर जो है वह बाबर अपनाना चाहता था। तो इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ कब, तो 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इसमें बाबर के पास मात्र कितनी सेना थी, मात्र 10,000 सैनिक हैं। और इनके पास कितने सैनिक हैं, तो इब्राहिम लोदी के पास जो है वह 1 लाख सैनिक हैं।
फिर भी बाबर ने क्या किया, फिर भी बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देन आफ्टर, ऑल्दो इब्राहिम लोदी वॉज हैविंग 1 लाख ह्यूज आर्मी बेस एंड बाबर अल्टीमेटली डिफीटेड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ 10,000 किंग। तो कैसे 10,000 की सेना ने 1 लाख को पराजित किया, तो इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए कि ये पानीपत का मैदान है, तो जो पानीपत का ये जो मैदान है, इसमें मान लीजिए कि इधर क्या है, इधर इब्राहिम लोदी की सेना है और ये कितने सैनिक हैं, ये 1 लाख सैनिक हैं। 1 लाख की एक भारी भरकम सेना जो है वह इब्राहिम लोदी की रहती है। बाबर की मात्र क्या है, बाबर की मात्र 10,000 की सेना है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर संख्या में कम है तो एकता में शक्ति है। एक और एक बेटा गणित में मिलकर के 2 बनते हैं, परंतु एक और एक सामाजिक रूप से मिलकर के 11 होते हैं। ये एकता की जो है शक्ति है, ये एकता की अपनी जो है वह मिसाल है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इस तरफ जो बाबर की सेना है मात्र 10,000 सेना है, और यह भी सेना क्या है, यह भी सेना बिखरी हुई है और 4 भागों में बटे हैं। सेना की एक टुकड़ी दाहिने दिशा में है, सेना की एक टुकड़ी बाएं दिशा में है, सेना की एक टुकड़ी मध्य दिशा में है और सेना की एक टुकड़ी बैठ करके आराम फरमा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर बाबर ये युद्ध कैसे जीतते हैं, तो बाबर ये युद्ध जो है तुगलमा युद्ध पद्धति। अब इसे जो ये 4 भागों में सेना बटे हैं, ये तुगलमा युद्ध पद्धति है। और इस युद्ध में किसी भी युद्ध के मैदान के किसी भी एक तरफ जो है खाई खोद दिया जाता है। खाई खोद के आसपास के जो वृक्ष हैं, वृक्ष को उस खाई में डाल दिया जाता है कि सेना, दुश्मन देश की सेना इधर से आक्रमण न करने पाए। ये कौन सी पद्धति है, तुगलमा युद्ध पद्धति है। सेना 4 भागों में बटी है, 3 जो हैं बता दिया कि वो स्टैंडिंग आर्मी है, एक सेना की टुकड़ी बैठ करके आराम फरमा रही है। अगला क्या है, तो अगला जो है तोपों को सजाने की रूमी विधि है। तोपों को सजाने की रूमी विधि जो है, तो जो तोपों को सजाने की रूमी विधि है, यहां पर 2 तोपों के बीच में, 2 रथों के बीच में एक तोपखाना लगा है। 2 रथों के बीच में एक तोपखाना लगा है। और भारत में पहली बार क्या हो रहा है, तो भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हो रहा है। भारत में पहली बार क्या है, पहली बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे जो 1 लाख सैनिक हैं वह संख्या बल में ज्यादा हैं। भारतीयों की जो परंपरागत युद्ध की तकनीक है वह जब बाहुबल में ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा दुश्मन देश के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए बहुत तेज से आवाज करते थे, हाउ हाउ करके, जो है फिल्मों में भी देखे होंगे बेटा, वो हाउ हाउ करके जो है पूरा जो भाला लिया है वो भाला पीट रहा है, जो वो ढाल और तलवार लिया है वो तलवार और ढाल को ऐसे ऐसे पीट रहा है। और इससे ये गर्जना की जाती थी और संख्या बल का एहसास कराया जाता था। आवाज दुश्मन देश के कानों तक जाकर सिहरन पैदा करे कि हम संख्या में कितना जा, तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक विजय का तरीका होता था। वही हाल जो है इब्राहिम लोदी की सेना भी कर रही थी, परंतु उन्हें क्या पता कि इतिहास में कुछ नया होने वाला है। इतिहास, सैकड़ों सालों का इतिहास करवट लेने वाला है। और जब सेना आगे बढ़ती है इब्राहिम लोदी की,
तो उसका जो खैर मकदम है, उसका जो इब्राहिम लोदी की जो बढ़ती हुई सेना है, उसका जो जर्रे नवाजी है, वह बाबर के तोप के गोले जो हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। मीन्स कि पहली बार बेटा युद्ध के मैदान पे आग का गोला, तोप का गोला निकलेगा बेटा तो आग ही उगलेगा ना, तो जहां पे गिरेगा वहां पे 10 20 50 कम से कम उतने सैनिकों को मारेगा ही मारेगा। तो अब जब तोप के गोले आग उगलना शुरू करते हैं तो ऐसे में पहली बार भारत में तोप के गोले चल रहे थे, तो इब्राहिम लोदी की सैनिकों में एक डर फैलता है। उन्हें लगता है कोई जादू टोना कर रहा है, कि भूत प्रेत कर रहा है। ये कैसा आग का गोला आकर के, आग का गोला, तोप का गोला बेटा समझ रहे ना कि एक बार में अरे 2 4 सैनिक को मारने में छक्के छूट जाते थे। कितना बड़ा भी अगर सुरमा हो, अगर ट्रेंड सैनिक है तो 10 5 सैनिकों को मारने में छक्के छूट जाते थे। काफी कसमकस के बाद जो है सैनिक मारे जाते थे। यहाँ दूर से ही एक आग का गोला गिरता और 10 20 50 का काम क्षण भर में तमाम कर देता। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है हाहाकार मचता है। ये तोप के गोले जब हाथियों के आसपास गिरते हैं तो हाथी ऐसा थोड़ी कहेगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक आग और फटो। हाथी बेटा क्या होगा, हाथी तिलमिला जाएगा, हाथी घबरा जाएगा। तो ऐसे में वही होता है, जो हाथियों के आसपास जब तोप के गोले गिरते हैं तो हाथी बावले होते हैं, अपने ही सैनिकों को अपने ही पैरों से कुचलना शुरू करते हैं। ये सब हाहाकार देखकर इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाता है और कहावत बेटा कुछ ऐसा हो जाता है कि जो 1 लाख सैनिकों को लग रहा था अभी हाव हाव चिल्ला रहे थे, चंद घंटों में जो कहा जाता ना क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो चंद घंटों में ही बेटा जो युद्ध के जज्बात हैं वह अब बाबर की तरफ हवा का रुख मुड़ना शुरू होता है। और ऐसे में जो ये आराम कर रही इनकी एक सेना की टुकड़ी है, यह जाती है और पीछे से आक्रमण करती है। पीछे से आक्रमण करती है मीन्स कि आगे तोप के गोले हैं, पीछे से सैनिकों का आक्रमण है और बीच में अपने ही हाथी जो हैं अपने ही लोगों को कुचल रहे हैं। अपने ही हाथी अपने ही लोगों को कुचल रहे हैं। तो एक जो कहा जाता ना कि पूरा जो है, ये तो वो भी कहावत फिट नहीं है, आगे पहाड़ और पीछे खाई, क्योंकि बीच में तो हाथी अपने ही सेना को कुचल रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके क्या होता है, इब्राहिम लोदी एक हाथी पर रहते हैं, दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। बाबर के जो कुशल तीरंदाज रहते हैं, उनका एक तीर इब्राहिम लोदी के आंखों में लगता है। इब्राहिम लोदी हाथी पे से धड़ाम से बेटा नीचे गिरते हैं। इब्राहिम लोदी हाथी पर से नीचे नहीं गिरते हैं, बल्कि सल्तनत का इतिहास भी धराशायी होता है। और इस तरीके से ये सल्तनत काल के पहले शासक रहते हैं जो युद्ध भूमि पर मारे गए। इब्राहिम लोदी क्या है, तो ये सल्तनत काल के प्रथम शासक जो क्या होते हैं, जो युद्ध भूमि पर मारे गए, जो युद्ध भूमि पर मारे गए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से लोदी वंश की समाप्ति होती है और मुगल वंश की स्थापना होता है। मुगल वंश की स्थापना होता है। तो चलिए बेटा जो है सल्तनत काल यहीं पे समाप्त हुआ। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं कुछ सेकेंड के लिए। अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो पूरा फ्लो चार्ट बोर्ड पे बना हुआ है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए जो है तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है मुद्दा हम लोगों का क्या है, तो अगला मुद्दा जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा है। अगला जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा है। तो जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा है, इसे समझा जाए तो प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर कौन है भाई, तो प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर सुल्तान है। प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर सुल्तान है तथा सुल्तान को उनके शासन कार्यों में सहयोग देने के लिए सुल्तान को शासन कार्यों में सहयोग के लिए कौन था, तो एक जो है केंद्रीय मंत्री परिषद था, एक जो है वह केंद्रीय मंत्री परिषद था। तो देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट द सुल्तान इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब यही हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन है, इनके जो है प्रमुख पदाधिकारी कौन है, तो जो केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख पदाधिकारी हैं, इसमें दीवाने आरिज हैं। इसमें जो है वह दीवाने आरिज हैं। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी इन्हें कहते हैं। ये कौन है भाई, तो ये दीवाने आरिज जो हैं ये सैन्य विभाग हैं, और इस सैन्य विभाग के स्थापना किसने किया था, तो पिछले क्लास में आपने देखा था बलबन ने इसकी स्थापना किया था। द स्टैंडिंग आर्मी और द सेंटर आर्मी, इट was consolidated or established by Balban. In that contemporary time scenario, the Department of or the Ministry of Defense, it was called दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। अगले कौन है भाई, तो अगला जो कृषि विभाग है, अगला कृषि विभाग को क्या कहा जाता था, सब में दीवाने लगेगा, तो दीवाने आमिर कोही है। दीवाने आमिर कोही क्या है, तो ये कृषि विभाग है। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर इसके बाद कौन है, तो इसके बाद जो है दीवाने रियासत है। देन आफ्टर जो है दीवाने रियासत, ये कौन है, तो ये वित्त विभाग है। इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने रियासत की स्थापना किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। फिर उसके बाद 3 विभाग जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया है, जैसे कि वह जो 3 विभाग है उसे किसने स्थापित किया है, तो जो 3 विभाग है उसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया है। वह विभाग कौन है, तो वह दीवाने, ये सब हो चुका है, वह दीवाने बंदगान है, वह दीवाने इस्तिहाक है, और अगला जो है वह
दीवाने खैरात है। तो पहले ही चर्चा हो चुका है, दीवाने बंदगान जो रहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव रहता है, गुलाम विभाग रहता है। देन आफ्टर जो दीवाने इस्तिहाक है ये पेंशन विभाग रहता है, और जो दीवाने खैरात है ये डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी रहता है, लोक कल्याणकारी विभाग रहता है। तो गुलामों के साथ बेहतर व्यवहार हो, जैसे कि युद्ध में जो पराजित सैनिक हैं उन्हें अमूमन गुलाम बनाने का प्रचलन होता था। गुलामों से कृषि कार्य करवाया जाता था, जो बड़े बड़े भवन बनते थे उसका निर्माण करवाया जाता था, नवीन जो कृषि योग्य भूमि का विस्तार है वह कार्य करवाया जाता था। तो एक तरीके से क्या था, एक तरीके से मात्र 2 जून की रोटी दे करके ये हाड़ तोड़ मेहनत गुलामों से करवाया जाता था। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके इन्हें मानव की तरह समझा ही नहीं जाता था। गुलामों के साथ अमानवीय जो है कार्य व्यवहार होता था। उसे देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने एक संवेदनशीलता का दृष्टिकोण दिखाया और गुलाम विभाग की ही स्थापना किया, जिसे कि दीवाने बंदगान कहा गया। अब पेंशन विभाग, जो एक कहावत है बेटा ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत सो का धन संचय। मतलब दोनों ही दशाओं में कहा जाता है कि अगर पूत सपूत हो जाए, मतलब पुत्र सपूत हो जाए, तो धन संचय करने का क्या मतलब है। वह खुद जो है इतना योग्य उसे बना दीजिए कि वह खुद धन कमाएगा। पूत कपूत सो का धन संचय, अगर पुत्र जो है गलत राह पे निकल गया तो सारा धन संचय करने का क्या मतलब है, वह उसे बर्बाद कर देगा। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके जो है वह कुछ वैसा ही ख्यालात जो है इनका रहता है, फिरोज शाह तुगलक का। यदि किसी का पुत्र जो है वह वृद्ध माँ बाप का देखभाल नहीं कर रहा है तो ऐसे में उसको उसकी देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी बनती है, और एक पेंशन विभाग की स्थापना किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना किया जाता है। फिर जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है, दीवाने खैरात है। तो दीवाने खैरात विभाग जो है यह एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो है प्रजा की बेहतरी के लिए, खास करके जो मुस्लिमों में गरीब मुस्लिम हैं, उसमें जो गरीब हैं, मजलूम हैं, किसी को अगर अपनी पुत्री के विवाह का पैसा नहीं है तो इसे जो है दीवाने खैरात विभाग देगा। किसी को दवा इलाज के पैसे नहीं हैं तो दीवाने खैरात में जो दारुल सफ़ा है वह उसका जो है मुफ्त में इलाज करेगा। तो इस तरीके से जो है एक विजनरी अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन में फिरोज शाह तुगलक ने लाया हुआ था। चलिए, तो ये केंद्रीय प्रशासन हो गया। अब सल्तनत कालीन जो है स्थानीय प्रशासन को देखा जाए तो सल्तनत कालीन जो स्थानीय प्रशासन है, तो जो सल्तनत कालीन स्थानीय प्रशासन है इसमें कौन है, तो इसमें जो है वह प्रांत है। प्रांत को क्या कहा जाता था, प्रांत को इस समय काल में इक्ता कहा जाता था, और इक्ता के प्रधान को क्या कहते थे, इक्ता के प्रधान को जो है इक्तादार कहा जाता था। तो द प्रोविंस इन द सल्तनत एज इट वाज कॉल्ड इक्ता एंड द हेड ऑफ द इक्ता इट वाज कॉल्ड इक्तादार। अब प्रांत के नीचे कौन था भाई, तो प्रांत के नीचे जो है जिला है। जिला को इस समय काल में सिख कहते थे, और सिख का जो प्रधान है उसे सिकदार कहा जाता था। सिख के प्रधान को क्या कहा जाता था, सिकदार कहा जाता था।
इसके नीचे जो है ब्लॉक है। उस जमाने में ब्लॉक को परगना कहा जाता था और परगना का जो प्रमुख था वह आमिल नामक पदाधिकारी था। ब्लॉक के नीचे अगर देखा जाए तो सबसे नीचे जो है शासन की इकाई ग्राम था। ग्राम को क्या कहते थे तो गांव है। गांव के जो प्रमुख हैं वह कौन है तो वह खुत हैं, मुकद्दम है और चौधरी हैं। तो चलिए ये क्या हो गया, ये सल्तनत कालीन जो है वह सामाजिक दशा हो गया। अब अगर आगे देखा जाए भाई तो यहां से अब इसके बाद अगला मुद्दा क्या है तो अगला मुद्दा सल्तनत कालीन जो है सामाजिक दशा कैसा है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए और अगला टॉपिक जो है सल्तनत कालीन सामाजिक दशा। सोशल कंडीशन ऑफ सल्तनत एज। तो जो सल्तनत काल की सामाजिक दशा है, अब सल्तनत काल का समाज एक इस्लामिक समाज प्रमुख रूप से आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाज का स्वरूप कैसा है। समाज का स्वरूप कैसा है तो जो समाज का स्वरूप है वह पितृसत्तात्मक, वह पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली रहता है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। द मोड ऑफ सोसाइटी इज इट वॉज द पैट्रियार्कल बेस्ड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो अमूमन बेटा जो है प्राचीन काल में भी यही समाज का ताना बाना था। समाज अपवाद अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद में सातवाहन कालीन समाज जो था वह मातृसत्तात्मक समाज है। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। तो आज भी समाज में जैसे आपका बेटा आईएएस अगर निकल जाए तो आईएएस का एग्जाम निकल जाए तो आदमी, आपके गांव गिराव के लोग क्या कहेंगे तो आपके दादाजी का नाम लिया जाता है कि केकरे घरे का रहल हो। तो समथिंग क्या है, समथिंग जो कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं फलाने का पोता था, फलाने का नाती था, या अगर बिटिया निकाल रही हैं तो कहने का अर्थ है ना कि फलाने का जो है तो उसमें दादी का नाम नहीं लेते हैं, दादाजी का नाम लेते हैं। घर पे बेटा शादी विवाह का निमंत्रण आता है तो दादी का या मम्मी का नाम नहीं होता है बल्कि दादा और या पिताजी का नाम होता है। तो ये क्या है, ये पितृसत्तात्मक समाज है। आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते हैं तो सन ऑफ या डॉटर ऑफ में अपने फादर का नाम लिखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। और जो है संयुक्त परिवार प्रणाली था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो अब तो ये ताना बाना बेटा जो है गांव तक ही सीमित रह गया है। शहरों में न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एकल परिवार की धारणा मजबूत हो रही है। पहले के जमाने में क्या था तो पहले के जमाने में सब कोई मिलजुल करके एक ही जगह पर रहते थे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह समाज का ताना बाना कुछ ऐसा बना हुआ था कि दादाजी के सारे लड़के जो हैं वह चाचा पिताजी सब लोग एक में रहते थे। तो वह क्या है, वह संयुक्त परिवार प्रणाली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा क्या है तो अगला मुद्दा जो है वह समाज का स्वरूप हो गया। अगला मुद्दा जो है समाज के जो विविध वर्ग हैं, तो विविध वर्ग में हिंदू धर्म है, देन आफ्टर जो है
मुस्लिम वर्ग हैं। देन आफ्टर एक नवीन धर्म, सल्तनत काल में एक नवीन धर्म कौन सा आता है? तो सिख धर्म आता है। फिर कौन है? तो फिर जो है बौद्ध और जैन धर्म है। तो फिर कौन है? फिर बौद्ध और जैन धर्म है। अब हिंदू वर्ग जो है ये परंपरागत रूप से आपको पता है, ये परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटे हुए हैं। मुस्लिम समाज जो है इसमें आपको विभाजन देखने को मिलता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि यह जो विभाजन है इस्लामिक समाज में, वह जातिगत नहीं है, बल्कि वह क्या है? तो वह जो है, अगर विचारात्मक स्तर पे देखा जाए तो विचारात्मक स्तर पर किसमें बटे हुए हैं? तो विचारात्मक स्तर पर जो हैं शिया और सुन्नी में बटे हैं। किसमें जो हैं? तो शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग जो हैं, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग में बटे हुए हैं। अगर हायरार्किकल लेवल पे देखें, अगर पद सोपानिक स्तर पे देखें, तो इसमें मुस्लिम समाज जो है वह 3 उसमें बटा है। पहला जो है उलमा वर्ग है, दूसरा जो है उमरा वर्ग है, तीसरा जो है वह जन सामान्य मुस्लिम वर्ग है। अब उलेमा वर्ग कौन है भाई? तो धर्म के जो प्रमुख हैं, जो रिलीजियस हेड हैं, उन्हें उमरा वर्ग, उलेमा वर्ग कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में पुरोहित वर्ग को आप देखते थे, या ब्राह्मण वर्ग को धर्म का व्याख्याता कहा जाता है। तो वैसे ही इस्लाम में कौन है? वैसे ही इस्लाम में जो है उलमा वर्ग हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आपने देखा था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? धर्म को राजनीति से पृथक किया हुआ था। तो सबसे ऊपर समाज में उनके यहाँ भी धार्मिक वर्ग हैं जिन्हें उलमा वर्ग कहा जाता है। तो उमरा वर्ग कौन है? तो अमीर वर्ग को उमरा वर्ग कहा जाता है, जो शासन प्रशासन में उच्च पद पे हैं। तो उमरा वर्ग में खान आते हैं, मलिक आते हैं, ये सब उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहते हैं। और तीसरा कौन है? तो तीसरा जो है जन सामान्य मुस्लिम वर्ग हैं। तो ये क्या हो गया? ये जो है मुस्लिम समाज का ताना बाना है। यहाँ पर जो सिख धर्म के गुरु नानक देव हैं वह इसके संस्थापक हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन रहते हैं? तो गुरु नानक देव जी रहते हैं। बौद्ध और जैन धर्म बहुत ही कम जनसंख्या में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पतन काल रहता है। तो ये जो है समाज के विविध वर्ग हो गए। अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि महिलाओं की स्थिति सल्तनत काल में कैसी है। तो अगला मुद्दा जो है वह सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति। तो जो महिलाओं की स्थिति, कंडीशन ऑफ वुमेन है, तो यहां पर आप मिश्रित दशा देखेंगे। मिश्रित दशा मीन्स की मिक्स्ड कंडीशन है। द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज मिक्स्ड। तो जो मिश्रित दशा है, यहां पर कुछ अच्छी दशा का उदाहरण है, कुछ अच्छी दशा का उदाहरण है, और कुछ जो महिलाओं की वह बुरी दशा का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन देखने को मिलता है। अब जो महिलाओं की अच्छी दशा है, यह क्या है? तो महिलाओं की अच्छी दशा में अगर देखा जाए तो
महिला शासिकाओं का उल्लेख मिलता है। जो महिला शासिकाओं का उल्लेख मिलता है तो यहां पे कुछ उदाहरण देंगे, जैसे कि कौन है भाई, जैसे कि रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान, सी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान जो हैं मध्यकाल की पहली महिला मुस्लिम शासिका रहती हैं, जो 3 साल 6 महीने 18 दिन तक जिन्होंने शासन किया हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वारंगल जो है, वारंगल के काकतीय वंश में कौन था, तो वहां पे रुद्रम्मा देवी हैं। रुद्रम्मा देवी भी क्या है, ये भी शासिका, ये लगभग 20 वर्षों तक शासिका रहती हैं। तो रुद्रम्मा देवी का नाम जो है वेनिस का यात्री मार्को पोलो रहता है, वह बड़े ही सम्मान के साथ लेता है। तो ये भी सल्तनत काल की हिंदू वंश की महिला शासिका हैं। इसके अलावा कश्मीर में महारानी दिद्दा हैं, या और दे सकते हैं चालुक्य वंश में 1/3 महिला शासिकाएं थीं। चालुक्य वंश में 1/3 महिला शासिका थी। तो ये भी क्या है, ये भी जो है महिलाओं की अच्छी दशा का उदाहरण दिखाई देता है। अब बुरी दशा का उदाहरण क्या है भाई, तो बुरी दशा का उदाहरण अगर देखेंगे तो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, बहु विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है। अगला जो है वह पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, और नेक्स्ट जो है वह सती प्रथा है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है महिलाओं के बुरी स्थिति के उदाहरण है। साथ ही साथ अलाउद्दीन के समय में महिला दासियों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है, ये महिलाओं के बुरी दशा का उदाहरण हमें दिखाई देता है। अब अंतिम मुद्दा देखा जाए कि दासों की स्थिति कैसी है इस समय काल में, जो है वह दासों की स्थिति कैसी है, कंडीशन ऑफ जो स्लेव है वह कैसा है। तो अगर दासों की स्थिति पे बात किया जाए तो दासों की स्थिति जो है अभी तक भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी स्थिति दिखती है। कैसे सबसे अच्छी स्थिति दिखती है, तो आपको बाकायदे एक गुलाम वंश का उल्लेख मिलता है, बाकायदे जो है गुलाम वंश का उल्लेख मिलता है। अगला क्या है, तो दास शासन के सर्वोच्च पद सुल्तान तक पहुंच सकता है। जैसे बलबन क्या रहता है, दास रहता है या गुलाम रहता है। ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, ये लोग कौन हैं, ये लोग गुलाम हैं। अगला जो है, अगला एक दास जो है वह सैन्य अभियान का प्रमुख है। सैन्य अभियान का प्रमुख है, उदाहरण जो है मलिक काफूर है। अगला जो है दासों के
स्थिति को, सम्मानजनक स्थिति का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दास से ही सुल्तान जो है अपने पुत्री का विवाह तक कर दे रहे हैं, जैसे कि ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया हुआ था। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वह दासों की बेहतर स्थिति को हमें दर्शाता है। तो चलिए, सामाजिक दशा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर एक शिक्षा की बात किया जाए तो सल्तनतकालीन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सल्तनतकालीन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो सल्तनतकालीन शिक्षा व्यवस्था में हिंदू वर्ग में मंदिर प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र था और इसी तरीके से मुस्लिम वर्ग में जो मदरसा है, मदरसा प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र है। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे। तो उच्च शिक्षा के केंद्र में जो है बनारस है, आगरा है, लाहौर है, उज्जैन है, ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। कौन है? तो जो उच्च शिक्षा का केंद्र है वह कौन है? वह बनारस है, वह आगरा है, वह उज्जैन है, लाहौर है, मुल्तान है। तो ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये सल्तनतकालीन सामाजिक दशा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है सल्तनतकालीन आर्थिक दशा। सल्तनतकालीन जो आर्थिक दशा है वह कैसा है? सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था में किसे किसे देखेंगे? तो कृषि को देखेंगे, उद्योग को देखेंगे, आयात निर्यात की वस्तुएं कौन सी हैं उसे देखेंगे, फिर कर व्यवस्था कैसा है उसे देखेंगे, सिक्का व्यवस्था कैसा है उसे देखेंगे। तो आइए जो है एक एक करके शुरू करते हैं। तो सल्तनतकालीन आर्थिक दशा में कृषि की दशा कैसी है? तो कृषि की दशा बहुत अच्छी है। कैसे कृषि की दशा बहुत अच्छी है? तो जो कृषि भूमि है इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो खालसा भूमि है, इक्ता भूमि है और दान में दी गई भूमि है। दान में दी गई भूमि है। अब खालसा भूमि किसे कहते हैं भाई? तो खालसा भूमि जो है, जो केंद्रीय नियंत्रण की भूमि है। अगला जो है प्रांतीय भूमि या वेतन में दी गई भूमि को इक्ता भूमि कहा जाता था। और जो दान में दी गई भूमि है यह किस रूप में था? तो
जो दान में दी गई भूमि है यह इनाम है, मिल्क है, वक्फ है। तो आपको बच्चों याद होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ही कॉन्फिस्केटेड द इनाम, मिल्क एंड वक्फ लैंड एंड ही ट्रांसफॉर्म दिस लैंड इनटू खालसा लैंड। जो इनाम, मिल्क, वक्फ भूमि है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त किया और जब्त करके क्या किया, जब्त करके उसे खालसा भूमि में तब्दील करा दिया। तो कृषि की स्थिति अच्छी है। क्यों? क्योंकि भूमि को कई वर्गों में बांटा गया है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा जो है सल्तनत कालीन शासकों ने सिंचाई व्यवस्था का बेहतर प्रबंध किया था। सल्तनत कालीन शासकों ने सिंचाई व्यवस्था का बेहतर प्रबंध किया था। अब ये जो बेहतर प्रबंध है इसमें कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक को आपने देखा था, वह पहले शासक थे जिन्होंने नहरों का निर्माण किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया था। ये जो 5 नहर हैं ये क्या हैं, तो 2 जो हैं यमुना नदी पर, एक जो है वह सतलज नदी पर, एक जो है वह काली सिंध नदी पर, और एक जो है वह घग्गर नदी पर बना था। तो इट वॉज द फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 5 नहरों का निर्माण किया था, 2 यमुना नदी पर, एक सतलज नदी पर, एक काली सिंध नदी पर और एक घग्गर नदी पर। तो नहरों के समुचित विकास से क्या होता है, कृषि पैदावार में वृद्धि होता है। और कृषि पैदावार में जब वृद्धि होता है तो इसका प्रत्यक्ष लाभ किसे मिलता है, इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है वह किसानों को मिलता है। फिर जो है कृषि की दशा बहुत अच्छी है। इसके लिए आप और क्या देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने कृषि विभाग दीवाने आमिर कोही की स्थापना किया था। दीवाने आमिर कोही की स्थापना किया था। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने कृषक ऋण का प्रावधान किया था, जिन्होंने कृषक ऋण का प्रावधान किया था, जिसे तकावी ऋण कहते हैं, जिसे तकावी ऋण कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि के बेहतरी के लिए बहुत सारे कार्य किए हुए थे। साथ ही साथ जो है इस समय काल में सिंचाई की राहट तकनीक जो है वह सिंचाई की पर्शियन व्हील आधारित राहट प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से फारसी चक्र आधारित जो है राहट प्रणाली है, जहां पे नहर नहीं है, नदी नहीं है, तो कुओं से जो है वह आएंगे बेटा पेड बैच में, तो इस पे और ज़्यादा विस्तार से चर्चा हो पाएगा। तो ये कृषि की दशा है। अब कहाँ पे बढ़ते हैं भाई, तो अब जो है सल्तनत कालीन उद्योग धंधे।
सल्तनत कालीन जो उद्योग धंधे हैं, तो जो उद्योग धंधे हैं इसमें ग्रामीण उद्योग हैं, इसमें जो ग्रामीण उद्योग है, तो ग्रामीण उद्योग में कौन कौन से उद्योग हमें देखने को मिलते हैं? तो ग्रामीण उद्योग में जो है वह गुड़ और खांडसारी उद्योग है, गुड़ और खांडसारी उद्योग है। गन्ने से बेटा जो है अभी गुड़ का मौसम चल रहा है, और गांव से होंगे तो निश्चय ही जो गुड़ की सौंधी सौंधी खुशबू है, जो ताजा बेटा गुड़ इस समय अभी वो क्या कहते हैं, आज जो है मकर संक्रांति का पर्व है, तो ऐसे में गुड़ का बना हुआ जो बहुत सारे गांव के शहरों में भी जो गांव के लोग हैं वो भी पसंद करते हैं। गुड़ का बेटा वो तिलवा है, गुड़ का जो लड्डू है, देन आफ्टर उसे ढूंढा हम लोगों के यहाँ कहते हैं, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये गुड़ और खांडसारी उद्योग, उस जमाने में चीनी उनी था नहीं, तो घर घर क्या था, घर घर जो है वह गुड़ का निर्माण होता था, और गुड़ का ही जो लिक्विड वर्जन है उसे खांडसारी कहते हैं। और ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत क्या है, तो जो तेल पेराई उद्योग है, तेल पेराई उद्योग है, तो यह क्या है, यह भी ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है वह बुनाई करना, जो वस्त्र बुनाई है, इसके अलावा जो है बर्तन निर्माण उद्योग है, फिर जो है मूर्ति निर्माण उद्योग है, फिर जो है बढ़ई, जो बढ़ई का लकड़ी आधारित जो सामान है उसका जो उद्योग है, तो चूड़ी निर्माण उद्योग है। ये सब क्या है, ये प्रमुख ग्रामीण आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस काल के प्रमुख जो हैं औद्योगिक शहर कौन से थे, तो औद्योगिक शहर में बनारस बेटा शिक्षा का भी आपने देखा था, बनारस औद्योगिक रूप से भी उस समय एक बड़ा शहर है। कड़ा है, लखनौती है, खंभात है। कड़ा जो है प्रयागराज को कहते थे, लखनौती बंगाल में है, खंभात जो है वह गुजरात का क्षेत्र है। तो ये भी जो है प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में रहता है। लाहौर है, मुल्तान है, कैम्बे है। तो ऐसे में जो है लाहौर है, मुल्तान है, तो ये सारे प्रमुख क्या हैं, ये सारे प्रमुख जो हैं औद्योगिक शहर रहते हैं। अब अगला मुद्दा देखते हैं कि आयात और निर्यात की वस्तुएं क्या हैं। तो आयात की जो वस्तुएं हैं, मीन्स कि जो सामान विदेशों से अपने देश में आता था उसे क्या कहते थे, उसे आयात कहते थे। तो आयात की जो वस्तु हैं उसके अंतर्गत जो है किन किन सामानों का आयात होता था, तो चीन से कच्चा रेशम है और चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के जो बर्तन है इसका आयात होता था। इसके अलावा बंगाल से भी क्या होता था, बंगाल का जो सोनार गांव है ये भी कच्चा रेशम का उत्पादन कर रहा था। देन आफ्टर पश्चिम एशिया से
पश्चिम एशिया से साटन वस्त्र का आयात होता था। एक विशेष किस्म का जो साटन वस्त्र है उसका आयात होता था। घोड़े जो हैं, अरबी घोड़े जो हैं, गुलाम का आयात किया जाता था। देन आफ्टर जो कांच के बने सामान हैं, वस्तुएं हैं, उसका आयात किया जाता था। अब निर्यात की अगर बात किया जाए भाई, तो देश से किन चीजों का निर्यात होता था? तो निर्यात में मसाले हैं, वस्त्र हैं, अलंकरण और आभूषण हैं, कपास हैं, हाथी दांत की बनी हुई जो वस्तुएं हैं, आइवरी प्रोडक्ट हैं, इनका भी निर्यात किया जाता था। तो हाथी दांत की बनी जो वस्तुएं हैं, इनका निर्यात किया जाता था। तो ये क्या हो गए? ये आयात और निर्यात की वस्तुएं हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि सल्तनत कालीन कर व्यवस्था कैसा है। तो अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा जो है वह सल्तनत कालीन कर व्यवस्था कैसा है। द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ सल्तनत एज। तो जो सल्तनत कालीन कर व्यवस्था है, इसमें 4 प्रमुख कर रहते हैं। इसमें जो है वह 4 प्रमुख कर रहते हैं। वो 4 प्रमुख कर कौन से हैं? तो वो 4 प्रमुख कर जो हैं वह जजिया है, वह ज़कात है, वह खराज है और वह खुम्स है, तो जजिया है, ज़कात है, खराज है, खुम्स है। These were the 4 major taxes in of the सल्तनत एज। अब बेटा एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए। मैं कितना लिखूंगा, लिखते लिखते बेटा थक जाते हैं। तो ऐसे में जो जजिया है, जजिया कर ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? तो उनकी सुरक्षा के बदले में। तो ये कहा गया कि आप इस्लामिक राज्य में रहते हैं, इस्लामिक राज्य में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा के बदले में क्या है? आपकी सुरक्षा के बदले में यह कर देना आपको आवश्यक है। अब इस कर में गैर मुस्लिमों में, मतलब इसे केवल हिंदू मत समझिएगा, गैर मुस्लिम में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जो भी जहां पर हैं तो उनसे लिया। गैर मुस्लिमों को ये क्या कहते थे? गैर मुस्लिमों को जिम्मी कहते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है वह जो जजिया कर है, ये इसके कुछ अपवाद हुआ करते थे। कौन अपवाद है भाई? तो अपवाद में जो है वह ब्राह्मणों से ये कर नहीं लिया जाता था, महिलाओं और बच्चों से ये कर नहीं लिया जाता था, और जो दिव्यांग होते थे उनको भी इस कर में छूट मिलता था। तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं और ब्राह्मण वर्ग हैं। परंतु जो है कुछ इसके अपवाद आपको समय समय पे देखने को मिलेगा। और अपवाद में क्या है? तो अपवाद में जो है
फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी ये कर लिया हुआ था। अब जकात कर क्या है? तो जकात कर जो समृद्ध मुस्लिम है उन्हें अपनी संपत्ति का 2.5% देना होता था। जो समृद्ध मुस्लिम हैं इन्हें अपनी संपत्ति का 2.5% देना होता था। तो अपनी संपत्ति का जो 2.5% देना होता था, यह किसके यूज में आता था? तो जो निर्धन मुस्लिम हैं उनके कल्याण के लिए, या जो मुस्लिमों के सामूहिक कार्य हैं, जैसे वही मदरसा शिक्षा केंद्र की स्थापना है, तो ऐसे जो कलेक्टिव वर्क हैं उसके प्रयोग में ये जकात आता था। अब खराज क्या है? तो खराज जो है यह भू राजस्व कर था। यह भू राजस्व कर था। तो सल्तनत काल में जो है कुल उपज का 1/3 क्या है? कुल उपज का 1/3 जो है यह भू राजस्व कर है। कुल उपज का 1/3 क्या है? कुल उपज का 1/3 भू राजस्व कर है। परंतु अपवाद कौन है? तो परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने कुल उपज का 50% भू राजस्व कर लिया था। अगले कौन है भाई? तो अगले जो हैं वह खुम्स कर है। खुम्स कर बेटा क्या है? तो यह युद्ध में लूट का धन है। यह युद्ध में लूट का धन है। तो दिस इज द वॉर बूटी। इस पे शायद मैंने आप लोग से चर्चा भी किया था कि यह इनके विजय का, एक कह सकते हैं कि युद्ध में जीत हासिल करने का एक ट्रम्प कार्ड था। एक जो है उसे कह सकते हैं बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाता था। क्यों? क्योंकि सेना में, हर देश की, हर राज्य की सेना में सैनिक को वेतन मिलता है, लेकिन सैनिकों से परिणाम के रूप में विजय ही पाना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था? एक तरकीब निकाला था कि भाई तनख्वाह तो आपको मिलता ही है, अगर युद्ध में परिणाम में विजय मिलता है तो दुश्मन देश में आप खुली लूट कीजिए, जब तक मन करे आप वो लूट करते रहिए। तो मैंने बताया था कि कैसे जो है भारत सोने की चिड़िया है, और खास करके जो है गांव का हर कच्ची मिट्टी का बना हुआ घर एक अपने आप में एक बैंक की तरह था। दादी हैं, चाची हैं, माताजी हैं, सबके गहने गांव के जो है वह कच्ची मिट्टी के घरों के पहले के जमाने में बेटा बैंक तो था नहीं, तो वो जो मैंने कहा था ना कि जो हमारे यहाँ पे परंपरा है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। मीन्स की कहा जाता है कि बेटियां जहाँ पीहर में जन्म लेती हैं वहाँ से डोली उठती है, और जो मायके से जो है वह डोली उठती है, और जो ससुराल है वहाँ से अर्थी उठती है। मीन्स कि वह पराई घर की अमानत होती है। तो हर माँ बाप विवाह के अवसर पे क्या करता है? यथा सामर्थ्य उन्हें गहने देता है। तो कुल मिला जुला करके क्या है? कुल मिला जुला करके जब ये युद्ध जीतते थे तो खुलेआम जो है लूट किया जाता था, कत्लेआम किया जाता था। और उसके बाद जो लूट का धन है, तो इसमें क्या है? तो इसमें लूट के धन में 80% सैनिक अपने पास रखता था। 80% सैनिक अपने पास रखता था, और 20% क्या है? 20% जो है शाही खजाने में देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा इस प्रोसेस को जस्ट उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, 80% जो है शाही खजाने में देना है, 20% अपने पास रखना है। ऐसा क्यों किया? कि सैनिक जो है, मैंने कहा था ना मनुष्य स्वभाव से लालची प्राणी है। सैनिक युद्ध में लूटे हुए धन को
अधिकांश भाग जो है वह लापता कर देते थे और बहुत कम से कम मात्रा दिखाते थे कि लूट में मिला है। तो बहुत कम से कम मात्रा में भी मात्र 20% खजाने में देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को भापा हुआ था और वो कहता है जब कम मात्रा ही दिखा रहे हैं तो उसका 80% खजाने में दे दीजिए, 20% आप अपने पास रखिए। तो ये क्या है? ये सल्तनतकालीन टैक्सेशन सिस्टम है। जो फिरोज शाह तुगलक रहता है उसने एक सिंचाई कर भी लगाया हुआ था जिसे हक ए सर्ब भी कहा जाता था। तो चलिए जो है अब अंतिम मुद्दा क्या है? तो अंतिम मुद्दा जो है वह सल्तनतकालीन सिक्का व्यवस्था है। अंतिम मुद्दा क्या है? तो सल्तनतकालीन सिक्का व्यवस्था। अब जो सल्तनतकालीन सिक्का व्यवस्था है, मोहम्मद गौरी सफल हुआ था। तो मोहम्मद गौरी आनन फानन में जो है सिक्का चलाता है और सिक्का चलाता क्या है? यहीं के स्थानीय सिक्कों को पुनर्मुद्रित करवाता है, ढलवाता है। तो जो पुनर्मुद्रित करवाता है उसमें क्या है? तो उसमें जो है एक तरफ जो है कलमा अंकित करवाता है और दूसरे तरफ हिंदू देवी देवताओं की आकृति रहती है। देवी लक्ष्मी की आकृति है, राम सिया की आकृति है। फिर जो है इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने मौद्रीकरण किया था, अर्थव्यवस्था का जो है वह मौद्रीकरण किया था। तो इस अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण में उसने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनके सोने के सिक्के को दीनार कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारतीय इतिहास के पहले शासक रहते हैं जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं इन्होंने अर्धा और बिख नामक जो है वह सिक्के का प्रचलन किया था। इसके अलावा जो है बहलोल लोदी हैं, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन किया था। चलिए अब एक छोटा सा और मुद्दा है, वह क्या है? तो वह जो है सल्तनतकालीन तकनीकी प्रगति है। सल्तनतकालीन तकनीकी प्रगति है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सल्तनत एज। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ था? तो सर्वप्रथम कागज का प्रयोग हुआ था। इसका उल्लेख कौन करता है? तो उल्लेख जो है आमिर खुसरो करते हैं। और कागज के प्रचलन से अब सरकारी दस्तावेजों को, प्रशासनिक आंकड़ों को सहेजना सुरक्षित हो गया। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आई और कागज से जिल्दसाजी उद्योग, इसमें जो है काफी तीव्रता हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो है वह चरखे का प्रयोग हुआ और इसका उल्लेख कौन करता है? तो इसका उल्लेख जो है इसामी जो है, इसामी अपने ग्रंथ जो है फुतूह उस सलातीन में करते हैं। फुतूह उस सलातीन में करते हैं। तो ये बहुत ही बेटा संजीदगी से इसे सुनना है। पहली बार भारत में कागज और पहली बार चरखे का प्रयोग सल्तनत काल में। तो चरखे के प्रयोग से क्या हुआ? वस्त्र निर्माण उद्योग में तीव्रता आई। इसी तरह से सर्वप्रथम जो है धुनकी का प्रयोग जो है, धुनकी का प्रयोग, तो जो धुनकी का प्रयोग है इससे वस्त्र काटने में जो है वह तीव्रता आया। फिर जो है सिंचाई की राहट प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम आता है। राहट प्रणाली अभी मैंने कहा वह पर्शियन व्हील पर जो है वह आधारित था। अगला क्या है? तो अगला जो है सर्वप्रथम जो है
दिशा सूचक जो यंत्र है यह चुंबकीय कुतुबनुमा प्रणाली पर आधारित था। तो अभी तक जो समुद्र की यात्राएं होती थी वह समुद्र के कोस्टल एरिया से ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। क्योंकि दिशा भटक जाते थे। अब गहरे समुद्र में जाएंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो ऐसे में दिशा भटक जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र आ गया जो चुंबकीय कुतुबनुमा प्रणाली पर आधारित रहता है। अब आगे अगर देखा जाए तो एक और है जो इस काल में जो है तकनीकी प्रगति को दिखाता है, वह रेशम के कीड़े पालने की शुरुआत इसी समय हुआ। रेशम के कीड़े पालन की शुरुआत भी इसी समय काल में हुआ था। तो चलिए बच्चों, जो है ये हम लोगों का सल्तनत काल यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी ब्रॉडर डायमेंशन को आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया और इसके अंतर्गत जो है सैयद वंश और लोदी वंश को देखा गया। फिर उसके बाद जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और सल्तनत काल का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसे हम लोग इस आज के सेशन में जो है कंप्लीट किया गया। तो इसी तरीके से ज्ञानवर्धक श्रृंखला के साथ अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास सेशन में कैरी ऑन किया जाएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।